हाय, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल GJ7 ट्यूटोरियल्स पे। तो दोस्तों, मैंने हिंदी में कल आपको समझाया था दोहे। बहुत प्यारे दोहे थे। एनआईएफ से क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर हमने उठाया था। बुक का कोड था हिंदी 201 और पार्ट भी है हमारा सेकंड। और सेकंड का चैप्टर का नाम है हमारा दोहे। तो कल 4 दोहे समझाए थे, आज बाकी 4 लेके आया हूँ। कल हमने कबीर जी के दोहे समझे। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और जो लोग पहली बार देख रहे थे वो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं दोहे। इसके आज दो और हैं हमारे महान कवि, रहीम जी और वीरेंद्र जी के। तो रहीम जी के 2 दोहे हैं, बाकी जो है पांचवा और छठा। तो सबसे पहले पांचवा दोहा लेते हैं। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मोन, अब दादुर बक्ता भये, हमको पूछत कौन। तो कुछ कुछ आपको पढ़ने से अंदाजा लग गया होगा। कैसे? पावस का जैसे आप लोग जानते हैं, पावस मतलब होता है वर्षा। ठीक है। कोयल, कोयल हमारे कौन होते हैं? कोयल हम सबकी प्यारी चिड़िया है। तो अब कवि इसमें कहना क्या चाहते हैं? पावस देखी रहे मन, कोयल सादे मोन, अब दादुर बक्ता भय, हमको पूछत कौन। तो आपको जानकारी के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोगों की 6 ऋतुएं होती है। ग्रीष्म होती है, वर्षा होती है, शीत ऋतु होती है और शरद ऋतु होती है। तो मिलाकर कम से कम 6 ऋतुएं होती है हमारी। ठीक है। तो कोयल जो है हमारे जैसे वसंत ऋतु होती है। वसंत के ऋतु क्या है? सर्दी का जाना और गर्मी का आना। कई लोगों के लिए ये नया त्योहार भी लेके आता है वसंत ऋतु, जिसमें बैसाखी भी मनाते हैं पंजाब में। तो वसंत ऋतु जब आगमन होता है कि ठंड का जाना और गर्मी का आना, 2 ऋतु, एक ऋतु का समापन। ठीक है। और एक ऋतु के उदय। वो वसंत का ऋतु में क्या होता है कि कोयल जो सबसे प्यारी चिड़िया, जिसकी एक आवाज हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है, कोयल वसंत की एंट्री पे हमें बताती है कि वसंत ऋतु स्टार्ट हो गया। कोयल दिखाई नहीं देती है पर सुनाई सबको देती है और सबको उसकी आवाज बहुत प्यारी लगती है। और उसके बाद कवि ने पावस का जिक्र किया है। पावस स्टार्ट होता है वर्षा ऋतु से। वही वर्षा ऋतु में किसकी आवाज आती है? किसके आने से हमें पता चल जाता है? मेंढक के टर टर आने से। ठीक है। मेंढक कहाँ मिलता है? पानी में मिलता है। और जब वो टरटराने लगता है तो आवाज से पता लग जाता है कि अब वर्षा ऋतु आ चुकी है। यहाँ पे कवि ने 2 पशुओं के बारे में बताया, एक कोयल और एक मेंढक। कोयल की आवाज से जहाँ पे हमें मधुरता लगती है, वहीं पे हमारा मेंढक के टरटराने से हम लोगों को आवाज उतनी अच्छी नहीं लगती। अब जब वसंत आता है ठीक है, तो उसमें क्या होता है? कोयल अकेले मधुर आवाज निकालती है। और जब वर्षा ऋतु आती है तो मेंढक टरटराने लगते हैं। तभी कवि ने कहा, पावस देखी रही मन, कोयल साधे मोहन। पावस देखी रहीम ने क्या सोचा कि अब कोयल साध मोहन साध लेगी। क्यों? क्योंकि जो मेंढक जो होते हैं वो ग्रुप में आते हैं और मेंढक को टरटराने की वजह से शोर होता है और शोर में वो समझदार आदमी मौन हो जाता है। दोस्तों, आपके गली में झगड़ा होता होगा। ठीक है कि 2 व्यक्तियों में आप झगड़ा हो रहा है तो तीसरा व्यक्ति सिर्फ शांति से देख रहा होता है। क्यों? क्योंकि जब झगड़ा होता है तो जो झगड़ा करने वाला होता है उसकी आवाज और तेज होती चली जाती है। क्यों तेज चली जाती है? उसको लगता है कि मैं ही यहाँ पे समझदार हूँ, सारे यहाँ पे बेवकूफ है। अगर उसमें कोई समझदार आदमी बैठा है तो वो शांति से देख रहा होता है। ठीक है। अगर वो भी मेंढक की तरह टरटराने वाला होगा तो वो भी जाके झगड़े में शामिल हो जाएगा और झगड़ा क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इससे कवि यही कहता है कि पावस देख के लगता है कि अब सारे कोयल शांत हो जाएगी। मेंढक के टरटराने के, क्योंकि मेंढक क्या होता है ग्रुप में टरटराते हैं और उसकी आवाज कानों को अलग सी लगती है, चुभती है कह सकते हैं। और कोई कोई सोचती है कि मैं तो अकेले बोलती हूँ,
तो मैं इस भीड़ में मेरी कौन सुनेगा, तो वहां पे कोयल मौन हो जाती है। फिर अगली लाइन में कवि कहते हैं, अब दादुर भक्ता भय हमको पूछत कौन। तो कोयल का यही मानना होता है कि अब तो सारे शोर मचाएंगे, तो मेरे को इसमें भीड़ में कौन सुनेगा। तो कवि के हिसाब से और इस कविता दोहे के हिसाब से क्या समझदार व्यक्ति को मौन हो जाना चाहिए, कोयल मौन हो जाती है? नहीं। क्या होता है कि एक समझदार व्यक्ति अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा होता है तो सबसे पहले झगड़ा खत्म होने का वेट करता है, क्योंकि जब झगड़ा चल रहा होता है तो उस टाइम समझदार व्यक्ति को कोई सुनने को तैयार नहीं होता। ऐसे ही जब मेंढक टरटरा रहे होते हैं, कोयल मौन हो जाती है। और वर्षा ऋतु जैसे ही खत्म होता है, जब वो टरटराना बंद करते हैं तो कोयल वापस से बोलना शुरू करती है। ऐसे ही झगड़ा खत्म होने के बाद समझदार आदमी समझाना शुरू करता है। तो बहुत प्यारा दोहा था ये, और इससे हमने बहुत कुछ सीखा। आप लोगों को ये दोहा कैसा लगा तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट दोहे पे आते हैं रहीम जी के। खैर खून खांसी खुशी वैर प्रीति मत पान, रहीमन दावे ना दबे जानत सकल जहान। इसमें ये कहना चाहते हैं कि ये सातों खूबी, जी हाँ, ये सातों जो है ये छुपाए नहीं छुपते हैं। ठीक है, ये सातों छुपाए नहीं छुपते हैं, चाहे आप उसके लिए कुछ भी कर लें। अब खैर मतलब आपको क्या होता है? खैर का मतलब होता है, चलिए कैसे नहीं छुपते हैं वो सीखते हैं। तो खैर मतलब होता है कत्था। तो जो लोग पान के शौकीन हैं, जो कत्था डाल के पान में खाते हैं, तो उनको ये पता है कि जैसे ही कत्था मुंह में घुलेगा तो जुबान लाल हो जाती है। तो किसी भी पान खाने वाले व्यक्ति को आपने देखा होगा कि उनकी जुबान लाल हो से ही पता लग जाता है कि इन्होंने पान खाया है। दूसरा है खून। खून कहीं भी बहेगा अपना रंग छोड़ता है, तो वो भी छुपाए नहीं छुपता। फिर आती है खांसी। खांसी जग जाहिर है। फिर होती है खुशी। अगर आप खुश हैं तो आपका चेहरा बिल्कुल खुशनुमा होता है, और आपके चेहरे से भी सबको पता लग जाता है कि आज आप खुश हैं। उसके बाद होता है वैर। वैर अगर आपसे की किसी से दुश्मनी है तो वो भी छुपाई नहीं छुपती। आप स्कूल में है, कॉलेज में है, कहीं भी है, वर्क फील्ड पे है, कहीं भी जहाँ पे भी है, भाई बहन है, आप दोनों में झगड़ा हो गया तो वैर भी छुपाई नहीं छुपता। क्यों? क्योंकि जिससे आपका वैर है वो जैसे ही आपके सामने आएगा आप सीधा उससे लड़ बैठेंगे, तो वैर को दुश्मनी भी कहते हैं। उसके बाद प्रीत। प्रीत मतलब होता है प्रेम। क्या प्रेम कभी छुपता है? कभी नहीं छुपता है। आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, अपने भाई बहनों से प्यार करते हैं, दोस्तों से प्यार करते हैं, तो आप भी का प्रेम कभी छुपता नहीं है, वो जग जाहिर हो जाता है, क्योंकि आप अपनी भावनाओं को तब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उसके बाद मदपान। मदपान मतलब जो नशे में होता है, चाहे गांजे का नशा हो, चाहे दारू का नशा हो। जब नशे कर व्यक्ति को देख के ही पता चल जाता है कि वो नशे में है। ठीक है, तो यही रहीमन कहते हैं कि खैर खून खांसी खुशी वैर प्रीति मदपान, रहीमन दावे ना दबे जानत सकल जहान। ये सातों चीज रहीमन कहते हैं कि दबने से भी नहीं दबते, और देखते ही पूरा जहान समझ जाता है। तो ये दो दोहे रहीम जी के यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो आपको जो भी समझ में आया तो मुझे बताइएगा, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट दोहा बहुत प्यारा है और कवि अरविंद का है, तो वो बहुत अच्छा कहते हैं, करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास थे। यहाँ पे बहुत सारे मेरे भाई बंधु होंगे जिनको पढ़ने का मन नहीं होता, पढ़ने के बहुत सारे बहाने ढूंढते हैं कि ना पढ़ना पड़े, स्कूल ना जाना पड़े, कोचिंग ना जाना पड़े, या सेल्फ स्टडी कर रहे तो। क्यों? क्योंकि हमसे नहीं होता। तो दोस्तों, आप अगर एक बार ये वीडियो देखेंगे तो शायद आपको कुछ समझ में आए, फिर दूसरी बार वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, तीसरी बार देखेंगे तो धीरे धीरे। ऐसी आप किताब को आप पढ़ते हैं, एक बार नहीं समझ में आएगा, दो बार नहीं समझ में आएगा, तीन बार नहीं समझ में आएगा, चार बार नहीं समझ में आएगा,
और आपको मान लीजिए 100 बार नहीं समझ में आए, 100 बार नहीं समझ में आए, तो आप 101वीं बार देखिएगा कि जो जो आप पेज पढ़ रहे हैं आपको समझ में भले नहीं आ रहा, आपको वो पूरी बुक याद हो चुकी होगी। वो कैसे कि अगर आप हुसैन बोल्ट को जानते होंगे, जो दौड़ता था, जिन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते, उनकी लाइफ की दौड़ ओनली 7.5 मिनट की रही, जिसमें उन्होंने 15 गोल्ड मेडल जीते, 15 से 20 गोल्ड मेडल जीते। ठीक है, या कोई भी आईएएस की तैयारी कर रहा है या आईपीएस की तैयारी कर रहा है, आप लोग ये देखते कि वो निकाल लिया, तो उसके पीछे की आप मेहनत नहीं देखते। वो एक दिन से मेहनत नहीं कर रहा है। अगर कोई बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेल रहा है या विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, विराट कोहली इंडियन टीम में आया, इंडियन टीम के, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 140 करोड़, 140 करोड़ में प्लेइंग 11 में आना बहुत बड़ी बात है। तो वो एक दिन तो नहीं हुआ ना, वो रोज प्रैक्टिस करते रहे और उससे आगे आ गए। तो आप लोग भी जब पढ़ाई करने जाते हैं तो आप एक दिन सोचेंगे तो नहीं होगा बेटा, पर डेली डेली आप करेंगे तो एक ना एक दिन जरूर होगा। तो वही कहते हैं, करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। आप जानते हैं वकील और डॉक्टर, ये दो प्रोफेशन ऐसे हैं कि पूरी लाइफ अपने केस को, अगर डॉक्टर के पास आप पेशेंट बने हुए हैं, वो आपका इलाज कर रहा है, तो डॉक्टर के लिए आप सिर्फ प्रैक्टिस होते हैं। वकील कोई केस लड़ रहा है तो वो भी सिर्फ प्रैक्टिस होता है। ठीक है, तो पूरी लाइफ ही वो क्या कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इसलिए कहा गया है, कर कर अभ्यास से जड़मत हो सुजान। अब जड़मती क्या होता है? जड़ मतलब पेड़ का भी जड़ होता है, उसमें पानी डालोगे तब वो फलेगा, और पानी नहीं डालोगे तो मुरझाया ही रहेगा। क्यों? उसमें कोई जान नहीं होती। तो करत करत अभ्यास से जो जड़ होता है वो भी सुजान हो जाता है। रसरी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान। अगली लाइन बहुत प्यारी है कि आप एक पहाड़ पे जो पत्थर होता है उस पर भी अगर रस्सी आ रही जा रही होती है, बार बार जा रही होती है, तो उस पर भी निशान पड़ जाता है। तो कवि सिर्फ इससे ये दोहे से यही कहना चाहता है कि आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई की, चाहे खेल कूद की, चाहे किसी भी चीज़ की, फिल्म लाइन की, तो आप वो पूरी लगन मेहनत ईमानदारी से करते रहिए, क्योंकि वो आपको एक ना एक दिन आपके परिणाम में वो मेहनत आपका बदलेगा। इसीलिए उसने समझाया है कि करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, कि जड़ से भी बहुत बढ़िया पौधा निकल जाता है। और रसरी आवत जावत से सिर पर पड़त निशान। जब एक पत्थर पे निशान पड़ सकता है, ठीक है, या एक आप नॉर्मल कह लीजिए, जिस पत्थर पे सबसे ज़्यादा ठोकर पड़ता है वही सबसे सुंदर मूर्त बनता है। तो आप मेहनत करेंगे तो आज नहीं दिखेगा आपको रिजल्ट, 1 साल बाद जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, या 2 साल बाद आप जब हायर स्टडीज़ में जाएंगे, 3 साल बाद, तो आपका आज का पढ़ाई, आज से मेहनत से 3 साल बाद वो आप लोगों की लाइफ में दिखेगा। अब लास्ट है, नैना देख बताए सब हिया के हेत अहे, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही दे। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है कि आप हर किसी चीज से तो बात छुपा लेते हो, पर आंखों से आपके, आप जो कहना चाहते हो वो दिल से आपकी आंख ही बयां कर देती है। कि नैना दे बताए सब हिय की हेत है, मतलब हमारी जो आंखें हैं वो हमारे दिल में जो भी चल रहा था, अगर हम उदास हैं, हम खुश हैं, तो हमारे आंखों से ही पता चल जाता है। और किन को पता चल जाता है? जो हमारे करीबी होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, रिलेटिव्स हो गए, माँ बाप हो गए, भाई बहन हो गए, जो हमसे रोज इंटरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, या आप उदास हो तो आप कहीं भी ट्रैवल भी कर रहे हो तो आपके चेहरे से, आपकी आंखों से ही पता चल जाता है कि आप उदास है। ठीक है, और जैसे निर्मल आरसी, होना चाहिए आपको, जैसे निर्मल आरसी। आरसी क्या होता है दोस्तों? ये औरतों का आभूषण होता था, उंगलियों में पहनती थी, और उसमें शीशा लगा होता था जिससे वो अपना चेहरा देखती थी। आजकल तो ड्रेसिंग टेबल हो गया, और ये आभूषण अब भी लोग पहनती हैं, औरतें पहनती हैं। तो उसमें शीशा लगा होता था। यही कहने का मतलब था कवि का, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी
कहीं देर कि औरतें अपने शीशे में अपने फेस देख के ही समझ जाती थी कि वो कैसी लग रही है। तो इसका दोहे का यही है कि नैना देख बताए सब, ये कि एक अहेत कि आंखों से ही पता चल जाता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। और जैसे निर्मल आरसी, उस शीशे में आप भली बुरी कई देर, शीशा देखते ही आप उस शीशे को छोड़िए, आपके घर में कोई शीशा लगा होगा, जब आप अकेले होते हैं जब उससे देखते तो आपको खुद ही समझ में आ जाती है कि आप कैसे लग रहे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, और आप उससे बातें भी करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये जितने भी दोहे आपको सारे समझाए हैं पहले वीडियो में और आप के वीडियो में, समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। और जैसा भी आपको लगे, थोड़ा बहुत तो सीखा ही होगा आपने, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि NIS जो है बहुत टफ पेपर पड़ता है CBSE से भी, और ये इसमें बच्चे को बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। तो बस मेरी एक कोशिश है कि ये सब तक पहुँचे, और आप लोगों के ज़रिए ही शेयर करने के साथ ही ये दूसरों तक भी पहुँच सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।